जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारा आज का जो सिलेक्शन सीरीज़ पार्ट 3 होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि UPTCT 2025 में एग्ज़ाम होगा आपका, 24 में तो होने से रहा। ठीक है, 2025 जो UPTCT में पेपर होगा उसकी सिलेक्शन सीरीज़ की आपकी डिमांड आ रही थी कि सर ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर और आप बना कर लाइए, तो बिल्कुल हाजिर है आपके सामने। और क्लासेस 2-3 दिन रन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सो सभी इसमें कनेक्ट रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि जो बेल आइकन आप दबा के रखोगे तो मेरी क्लासेस कभी भी आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा जल्दी मिलेगा। ठीक, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं। जब नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बीच बीच में कभी कदार गैप हो जाता है, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से। बट मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मेरे पास टाइम हो मैं आप लोग के लिए क्लासेस ज़रूर लेकर आऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस चेक कर लें। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो कि है आपका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एम्स से पूछा हुआ सवाल इस टॉपिक से। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। डेवलपिंग ओनली मोटर स्किल्स, यानी केवल मोटर कौशल को विकसित करना इसका प्राइमरी एम है। हॉलिस्टिक ग्रोथ, समग्र विकास। एकेडमिक एक्सेलेंस, शैक्षणिक उत्कृष्टता, या फिर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब। सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास करता है ना। तो शारीरिक शिक्षा क्या करता है, हॉलिस्टिक ग्रोथ करता है, तो यही इसका प्राइमरी एम है। आपका सोशल, मेंटल, फिजिकल, ये तीनों ही प्रकार के डेवलपमेंट जो होते हैं वो आपके फिजिकल एजुकेशन का एम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको UPTCT के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रमोटिंग फिटनेस, फिटनेस को बढ़ावा देना। फोस्टरिंग टीम वर्क, टीम भावना को बढ़ावा देना। एकेडमिक रिसर्च, शैक्षणिक शोध, या फिर इंप्रूविंग मोटर स्किल्स, मोटर कौशल में सुधार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, देखो फिटनेस को बढ़ावा देना तो भाई शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। टीम भावना को भी बढ़ावा देता है। मोटर कौशल में भी सुधार फिजिकल एजुकेशन से होती है। शैक्षणिक शोध जो है वो आपका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जो कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का है। विच सिस्टम बेनिफिट्स डायरेक्टली फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी। कौन सी प्रणाली शारीरिक गतिविधि से सीधे लाभान्वित होती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण प्रणाली, कंकाल प्रणाली, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन प्रणाली या उत्सर्जन तंत्र भी बोल सकते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन प्रणाली। क्या पूछ रहा है, कौन सी वह सिस्टम है या तंत्र है या प्रणाली है जो शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधि हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, वो सीधे लाभान्वित नहीं होती। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सीधे लाभान्वित होती है
बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में मोटर विकास की क्या भूमिका है। ठीक है, इंप्रूविंग रिफ्लेक्सेस, प्रतिक्रिया में सुधार होगा, एनहांसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस, शारीरिक प्रदर्शन में सुधार, रिड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम करना, या फिर इंक्रीजिंग स्ट्रेस। ठीक है, मोटर विकास की या मोटर डेवलपमेंट के क्या रोल होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा सही जवाब भाई? मोटर डेवलपमेंट का जो मेन होता है वो क्या होता है, आपकी शारीरिक प्रदर्शन में सुधार करना, आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस होती है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ा देना, उसको इंक्रीज कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा ही जाता है। मैंने टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े आपको बता रखे हैं इनमें, इसलिए क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो यूपी टीजीटी के सिलेबस से उठाए, वो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट डज हेरिडिटी इन्फ्लुएंस इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में वंशानुक्रम क्या प्रभावित करता है। ठीक है, ट्रेनिंग शेड्यूल्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करता है, जेनेटिक ट्रेट्स, आनुवांशिक लक्षण को प्रभावित करेगा, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क को प्रभावित करेगा, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित करेगा। जो शारीरिक शिक्षा में वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस हो किसे इन्फ्लुएंस करता है, हेरिडिटी जो होती है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज एनवायरमेंट इम्पैक्ट फिजिकल एबिलिटीज। पर्यावरण जो है वो शारीरिक क्षमताओं को कैसे प्रभावित करता है। जो एनवायरमेंट होता है, हमारे आसपास पर्यावरण होता है, वो जो आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, आपकी क्षमता होती है शरीर की, उसे कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। थ्रू जेनेटिक इनहेरिटेंस, आनुवांशिक विरासत के माध्यम से करेगा, बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, पोषण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके करेगा, या फिर बाय अल्टरिंग हार्मोन्स, हार्मोन को बदल कर, या फिर थ्रू फिक्स्ड हेरिडिटी ट्रेट्स, स्थायी वंशानुगत लक्षणों के माध्यम से। ठीक है, बताइए पर्यावरण शारीरिक क्षमताओं को कैसे प्रभावित करता है। सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, पोषण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके। ओके, जो पर्यावरण होता है वो शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित ऐसे करता है, पोषण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। 100% इस टॉपिक से यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन आएगा ही। महिलाओं और पुरुषों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ, भले मेरी क्लासेस लेट चल रही हैं, बट मैं इतना बता रहा हूँ, अगर मैं 4-5 सीरीज़ भी आपकी ये ला दिया ना, 10 भी अगर मैंने कंप्लीट कर दी, आपको इतना आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो चलिए 7वां सवाल कह रहा है, विच एट्रीब्यूट इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स। ओके, वह कौन सा गुण है जो पुरुषों में अधिक प्रमुख होता है महिलाओं की अपेक्षा। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, एंडोरेंस यानी कि सहन शक्ति, बैलेंस यानी कि संतुलन। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में क्या ज़्यादा होती है,
क्या ज़्यादा होती है? बता आर्यन, क्या ज़्यादा होती है? हाँ, सहन शक्ति तो महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। सहने की क्षमता जो होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है। और कोई बताएगा? ताकत, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा अगर आप बिल्कुल। स्ट्रेंथ, पुरुषों में ताकत महिलाओं की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। महिलाएं ज़्यादा लचीली होती हैं, उनकी बोन्स जो होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। सहन शक्ति भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा, बैलेंस भी महिलाओं में ज़्यादा होता है। समझ में आया? इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कर रहा है? व्हाट हार्मोनल डिफरेंस अफेक्ट्स एंडोरेंस इन फीमेल्स, ठीक है। वह कौन सा हार्मोनल अंतर महिलाओं में सहन शक्ति को प्रभावित करता है? हायर एस्ट्रोजन लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आपको देखने को मिल सकता है। उच्च एस्ट्रोजन स्तर, लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल, कम टेस्टोस्टेरोन स्तर, हायर एड्रेनलिन लेवल, उच्च एड्रेनालाइन स्तर, या फिर इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल, बढ़ा हुआ इंसुलिन का स्तर। वह कौन सा हार्मोनल अंतर महिलाओं में सहन शक्ति को प्रभावित करता है? जल्दी से बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज हायर एस्ट्रोजन लेवल, उच्च एस्ट्रोजन स्तर। यही अगर पूछ लेता पुरुषों के लिए तो जो यहाँ कम टेस्टोस्टेरोन स्तर दिया, यहाँ पर हाई टेस्टोस्टेरोन हो जाता, ठीक है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रभावित होते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ बाय शेल्डन एंड क्रेशमर। 200% यहाँ से आपसे सवाल आएंगे, 100% आएगा यहाँ से एक सवाल, ठीक है। सो मैंने कहता हूँ यही वाला आ जाएगा। मैंने टॉपिक ऊपर आपको दे दिया है, ये टॉपिक आपको एकदम गढ़े हुए होने चाहिए, यहाँ से किसी भी टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, विच बॉडी टाइप इज मोस्ट सूटेड फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कौन सा शरीर प्रकार सहन शक्ति गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या एथलेटिक। लंबे समय तक जब कोई गतिविधि करते हो, जैसे आप मैराथन दौड़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ सहन शक्ति एंडोरेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसे के लिए किस प्रकार का बॉडी टाइप माना गया है? मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या फिर एथलेटिक? बताइए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रकार की गतिविधियों के लिए किस प्रकार की बॉडी टाइप चाहिए होती है? एक्टोमॉर्फिक चाहिए होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्टोमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पाइकेनिक बॉडी टाइप रिफर्स टू इंडिविजुअल्स हु आर। जो पाइकेनिक शरीर का प्रकार होता है उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो कैसे होते हैं? पतले और लंबे, स्लिम एंड टॉल, मस्कुलर एंड एथलेटिक, मांसल या और एथलेटिक, राउंड एंड स्टॉकी, गोल और मजबूत शरीर वाले होते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल एंड एजाइल, लचीले और चुस्त होते हैं। बताओ पाइकेनिक किसको कहा गया इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा? किसको कहा गया है? सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट में। बिल्कुल, किसको कहा गया भैया? राउंड एंड स्टॉकी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राउंड एंड स्टॉकी। गोल और मजबूत शरीर वाले व्यक्तियों को, उनकी बॉडी की टाइप्स को क्या कहा गया? पाइकेनिक बॉडी टाइप्स कहा गया। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? सोशल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, उससे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, विच सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज द मोस्ट। दैट मीन्स कौन सा सामाजिक कारक शारीरिक गतिविधियों के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा वो सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारण है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, शारीरिक गतिविधियों या उनके प्रति सबसे सटीक, जो उनका दृष्टिकोण होता है एकदम तगड़े से प्रभावित करता है? ठीक है, परिवार,
स्थायी दबाव या पीयर प्रेशर, वेदर कंडीशन, ठीक है, पीयर प्रेशर यानी साथी का दबाव, वेदर कंडीशन मौसम की स्थिति, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या राजनीतिक वातावरण, ठीक है। सामाजिक कारक पूछा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है समाज में फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए? हमारा परिवार, हमारी फैमिली। अगर वही साथ नहीं देगी तो आप कैसे कोई चीज़ कर पाओगे, है कि नहीं? सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल्स प्रमोट फिजिकल एजुकेशन थ्रू, स्कूल शारीरिक शिक्षा को किसके माध्यम से बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं? चलो एक अच्छा सवाल है, आएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स एंड कंपटीशन, संरचित कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के माध्यम से, इंडिविजुअल फिटनेस प्लान्स, व्यक्तिगत फिटनेस योजनाएं लाकर, या फिर लैक ऑफ फैसिलिटी, सुविधाओं की कमी करके, या नेग्लेक्टिंग टीम एक्टिविटीज, टीम गतिविधियों की अनदेखी करके। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एंड कंपटीशंस क्या करेगा? विद्यालय एक संरचित कार्यक्रम गठित करेगा, प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा, अलग अलग गेम्स करवाएगा, तभी तो फिजिकल एजुकेशन को प्रमोशन मिलेगा, है ना, बढ़ावा मिलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 100% एक सवाल आता है। जितने भी टॉपिक मैंने बताए यहाँ से आपको फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपीटीसीटी के। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल एजुकेशन? ओके, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? टू मेक एक्टिविटीज यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, सभी के लिए गतिविधियों को एक रूप बनाने के लिए ज़रूरी है। टू क्रिएट यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज़, अनोखी ज़रूरतों और क्षमताओं को पूरा करने के लिए, या फिर टू अवॉइड इंटरेक्शंस, संपर्क से बचने के लिए, या फिर टू रिड्यूस मोटिवेशन, प्रेरणा को कम करने के लिए। शारीरिक शिक्षा में अगर व्यक्तिगत अंतरों पर विचार किया जाना क्यों महत्वपूर्ण है भैया? बताओ फटाफट से। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा? व्यक्तिगत अंतर पर विचार। देखो मतलब हर एक इंसान अलग अलग टाइप का होता है। मेरी क्वालिटीज़ कुछ और हैं, तुम्हारी क्वालिटीज़ कुछ और हैं। तुम बहुत अच्छा लिख सकते हो, मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ। तुम बहुत अच्छा दौड़ सकते हो, मैं बहुत अच्छा कूद सकता हूँ। सबकी क्वालिटीज़ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे? अनोखी ज़रूरतों और क्षमताओं को पूरा करने के लिए, किसी व्यक्ति के अंदर, अलग अलग लोगों के अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। टू कैटर टू यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया? विच फिजिकल ट्रेट्स वेरीज द मोस्ट अमंग इंडिविजुअल्स? ओके, व्यक्तियों के बीच कौन सा शारीरिक गुण सबसे अधिक भिन्न होता है, यानी अलग होता है? वो कौन सी शारीरिक गुण होते हैं जो सबसे ज़्यादा भिन्न होता है लोगों के बीच में? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, बोन का स्ट्रक्चर, हड्डी की संरचना, ब्लड ग्रुप, या लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता। बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जैसा अब इतने ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर, है ना, सबसे ज़्यादा अलग किसकी किसकी क्या होगी इनमें से? बताओ। हड्डी की संरचना तो सबकी एक ही जैसी है, सब में 206 हड्डियां हैं ना, सबकी रीढ़ की हड्डी जैसे मेरी है वैसी ही जाएगी। ब्लड ग्रुप भी सब में वही होते हैं, ए बी और ओ। फेफड़े की क्षमता वो भी लगभग सामान्य होती है। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा भिन्न होती है, लचीलापन, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा एकदम फ्लेक्सिबल होता है, खूब झुक के काम कर लेता है, जिधर मोड़ दो उधर मुड़ जाता है। यही चीज़ें भिन्न होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्या होगा इसका सही? ए, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है? मोटिवेशन, प्रेरणा से संबंधित है ये, ठीक है। विच टेक्निक हेल्प्स इम्प्रूव
इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कौन सी तकनीक आंतरिक प्रेरणा में सुधार करने में मदद करती है? आंतरिक प्रेरणा मतलब जो हमें अंदर से क्या करती, किसी काम को करने के लिए बढ़ावा देती है। अब सोच रहे हो, अच्छा आज मैं तो 1 साल स्कूल जाने के बाद टॉप करूंगी, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है ना, टॉप करूंगी तो सब लोग ताली बजाएंगे, हैं, मेरे को चीयर्स करेंगे। तो ये क्या है सल इन कौन सा प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक इसमें मदद करती? प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स, पुरस्कार प्रदान करना, सेटिंग अचीवेबल गोल्स, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, पीयर प्रेशर, साथी का दबाव हो, या फिर पैसा वैसा मिले, वित्तीय लाभ हो। बताओ अंदर से क्या चीज़ तुम्हें बढ़ाएगा कि एकदम प्रेरणा से भर जाओ, मोटिवेट हो जाओ? क्या होगा सही जवाब? 15 का होगा। अभी बताया, जब आप कहाँ सोचते हो, अंतर मन से सोचते हो ना, तो क्या है, कोई टारगेट तुमने ले लिया, सोच रहे हो, तो प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन। अगर एक्सट्रिंसिक पूछ लेता, बाहरी प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा, तो क्या हो जाता? बाह्य प्रेरणा क्या होता है? आपने कोई कंपटीशन किया, हमने बाहर से एक ट्रॉफी दे दी, तो क्या हुआ? वो बाहरी प्रेरणा हो गई, शाबाश बेटा शाबाश, बढ़ावा दे दिया। ठीक है, तो बाहरी प्रेरणा मतलब उस ट्रॉफी के लिए फिर तुम काम कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? लो आ भी गया क्वेश्चन। बाहरी प्रेरणा का उदाहरण क्या है, या बाह्य प्रेरणा? एंजॉइंग फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधियों का आनंद लेना, मजा लेना, विनिंग अ मेडल, पदक जीतना। ठीक है, मेडल को क्या कहते हैं हिंदी में? पदक बोलते हैं। ठीक है, कहाँ गया वो? इम्प्रूविंग हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, लर्निंग न्यू स्किल्स, नए कौशल सीखना। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आसान लेकिन अच्छा सवाल। क्या होगा इसका सही जवाब 16वें का? अभी बताया, ट्रॉफी वगैरह जीतने के लिए हम होते हैं ना कि इतनी बड़ी शील्ड मिलेगी, मेडल मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा तुम लोगों को, है। चलो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? बिहेवियरल थ्योरी एम्फेसाइज, जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो जोर देते हैं किस पर? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं को समझने के ऊपर जोर देते हैं। री इन्फोर्समेंट थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हैं। एक्सपीरियंटल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देते हैं। या फिर इग्नोरिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हैं। बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। री इन्फोर्समेंट थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ीकरण पर आपका जो व्यवहारिक सिद्धांत होता है वो जोर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है भैया? कॉग्निटिव थ्योरीज बेस्ड ऑन, जो कॉग्निटिव थ्योरीज होती है वो किस पर बेस्ड होती हैं? यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत आधारित है किस पर? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर, व्यवहारिक अनुभव पर, मेमोराइजिंग मूवमेंट्स पर, गतियों को याद रखने के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड एक्शंस, क्रियाओं के पीछे कारणों को समझना। या फिर इग्नोरिंग थ्योरी, सिद्धांतों को अनदेखा कर देना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चलो बताओ, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? सभी के आंसर आने चाहिए भैया। संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड एक्शंस, क्रियाओं के पीछे के कारण को समझने के पीछे आधारित होता है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है भैया? लॉ ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आएगा सवाल यहां से आपके पेपर में, लॉ ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द लॉ ऑफ रेडीनेस स्टेट, तत्परता का नियम क्या कहता है भैया? क्या कहता है भैया तत्परता का नियम? क्या कहता है?
मोटिवेशन इज अननेसेसरी फॉर लर्निंग, सीखने के लिए प्रेरणा अनावश्यक है, बेकार है। लर्नर मस्ट बी रेडी टू लर्न फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स, प्रभावी परिणामों के लिए सीखने वाला तैयार होना चाहिए। या फिर प्रैक्टिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, अभ्यास सुधार की ओर ले जाता है। या फिर रेपिटेशन हैज़ नो इम्पैक्ट, पुनरावृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। सो तत्परता का नियम क्या कहता है भैया, क्या कहता है? तत्परता का नियम कहता है प्रभावी परिणामों के लिए सीखने वाला रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, अ लर्नर मस्ट बी रेडी टू लर्न फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। ठीक है, तत्परता का नियम यही कहता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन, सीखने का स्थानांतरण कब होता है भैया? सीखने का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो कब होता है? जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो कब होती है? स्किल इज वन एरिया हेल्प इन अनदर, एक क्षेत्र में कौशल दूसरे क्षेत्र में मदद करता है। स्किल्स आर नॉट रिटेन्ड, कौशल बरकरार नहीं रहता है। लर्निंग इज लिमिटेड टू वन एक्टिविटी, सीखना एक गतिविधि तक सीमित होता है। देयर इज नो प्रैक्टिस इन्वॉल्व, कोई अभ्यास शामिल नहीं। तो भैया ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाए ना। तो जब आप कोई स्किल सीख रहे हो और उस स्किल को दूसरी जगह आप इंप्लीमेंट करोगे, तो वही तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई, है ना। तो यहाँ पर है वो ऑप्शन, एक क्षेत्र में कौशल दूसरे क्षेत्र में क्या करता है? मदद करता है। यही होना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए सही है इसका। ओके, अगले सवाल पे, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल से फिर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया? विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू हायर मसल मास इन मेल्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वह कौन सा कारक है जो पुरुषों में अधिक मांसपेशियों की मात्रा में योगदान देता है महिलाओं की अपेक्षा? मतलब महिलाओं में मसल्स कम होती हैं कि ज़्यादा? बॉडी किसकी ज़्यादा बनती है? पुरुषों की बनती है। तो वो ऐसा फैक्टर क्यों होता है? क्योंकि मसल्स क्या होता है? मांसपेशियों की मात्रा में अधिक योगदान होता है। वो कौन सा फैक्टर, किसकी वजह से? न्यूट्रिशन, पोषण, जो आप खा पी रहे हैं उसकी वजह से। हार्मोनल अंतर की वजह से, जो हार्मोनल डिफरेंस होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, पर्यावरणीय कारक है हमारे आसपास का जो माहौल है उसकी वजह से। लोअर फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन की वजह से। पुरुष कम फ्लेक्सिबल होते हैं इस वजह से। बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्मोनल डिफरेंस की वजह से। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल करेक्ट है। किसकी वजह से? हार्मोनल डिफरेंस की वजह से। महिलाओं के हार्मोन्स अलग होते हैं और पुरुषों के हार्मोन्स अलग होते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। उनके जो लेवल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फीमेल्स जनरली हैव एन एडवांटेज इन, महिलाओं को आमतौर पर किसमें फायदा होता है, किसमें लाभ होता है? इनमें से स्पीड यानी गति, बहुत दौड़ने वाली एक्टिविटी करने में। पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, वजन उठाने वाले में ज़्यादा फायदा होता है पुरुषों की अपेक्षा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडोरेंस, लचीलापन और सहशक्ति, इसमें ज़्यादा फायदा होता है। बोन डेंसिटी, हड्डियों का जो घनत्व होता है, इसमें ज़्यादा फायदा होता है। बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अभी बताया था, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, किसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल सही हैं। लचीलापन और सहन शक्ति में ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा होती है फीमेल्स के अंदर मेल्स के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है आपका, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस पे अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव्स पोस्चर बाय, यानी कि नियमित शारीरिक गतिविधि मुद्रा को कैसे सुधारती? जो आपका पोस्चर होता है, खड़े होने का, बैठने, आपका बॉडी का जो पोस्चर है ना, इसको और अच्छा कर देता है। आप और स्मार्ट और ब्यूटीफुल और सुंदर, झक्कास दिखने लग जाते हो। तो किसकी वजह से? ठीक है, स्ट्रेंथनिंग कोर मसल्स, मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करके ऐसा होता है। इंक्रीजिंग कैलोरी इनटेक, कैलोरी का सेवन बढ़ाकर होता है। रिड्यूसिंग बोन डेंसिटी, हड्डियों के घनत्व को कम करके ऐसा होता है, बहुत स्मार्ट दिखोगे। या फिर अल्टरिंग मेटाबॉलिज्म, चयापचय को बदल डालकर।
बताओ एक क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई? कैसे ज़्यादा आपकी जो पोस्चर होंगी, जब आपकी मसल्स कैसी होंगी, कड़क होंगी या स्ट्रांग होगी। स्ट्रेंथनिंग कोर, जो आपकी कोर मसल्स है ना, जो मुख्य मांसपेशियां हैं, वो जब स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी की मुद्रा हो, आपकी जो मुद्रा होगी आपकी शरीर की, वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी भी जो इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। वो वाला एक शॉर्ट्स आता है, देखा होगा आप लोगों ने, कहो भैया सब्सक्राइब ना कर बा, हैं तो हम तो ऐसे बोलेंगे नहीं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विच सिस्टम, क्या कह रहा है भैया, विच सिस्टम रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज? शारीरिक गतिविधि के दौरान कौन सी प्रणाली चयापचय को नियंत्रित करती है? ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो उस टाइम पे वह कौन सा सिस्टम है जो आपके मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण प्रणाली? तो इस 24वें क्वेश्चन को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब बताना है आपको। फटाफट से बताएंगे क्या होगा। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है ना, वो होती हैं आपकी अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। आपकी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कंट्रोल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्लासिफिकेशन बाय शेल्डन क्रेस्टमर से अगेन क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, विच बॉडी टाइप इज मोस्ट सूटेड फॉर स्प्रिंटिंग एंड पावर बेस्ड एक्टिविटीज? कौन सा शरीर प्रकार दौड़ शक्ति आधारित गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? मतलब आप दौड़ने के लिए शक्ति वाले जो एक्टिविटीज हैं, जो ताकत ज़्यादा लगे, ठीक है, उस प्रकार का काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? मेजोमॉर्फिक बोलते हैं, एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं, एंडोमॉर्फिक बोलते हैं, या फिर पाइकनिक बोलते हैं? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या होगा सही जवाब? क्या बोलते हैं भैया, जो ज़्यादा दौड़ और शक्ति आधारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? मेजोमॉर्फिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेजोमॉर्फिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एस्थेनिक बॉडी टाइप्स एज पर क्रेस्मर्स क्लासिफिकेशन आर। ठीक है, क्रेस्मर का जो वर्गीकरण था शरीर का, या उसने जो बॉडी टाइप्स बताए, उसके हिसाब से एस्थेनिक शरीर का प्रकार किसको बोलते थे? मस्कुलर एंड रोबस्ट, मांसल और मजबूत प्रकार के व्यक्तियों को, थिन एंड लीन, पतले और दुबले प्रकार के व्यक्तियों को, राउंड एंड स्टॉकी, गोल और मजबूत, या फिर हाईली फ्लेक्सिबल, अत्यधिक लचीले शरीर वाले व्यक्तियों को? बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। तो जो एस्थेनिक होते थे ना, या होते हैं, वो बेचारे दुबले, पतले, थिन और लीन होते हैं। ऑप्शन बी होगा, 26 बी। ठीक है, थिन एंड लीन, पतले और दुबले व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? एस्थेनिक बॉडी टाइप्स। अगला सवाल क्या कह रहा भैया, सोशल बेसिस पे है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस फिजिकल एक्टिविटी बाई। समुदाय शारीरिक गतिविधि को कैसे प्रभावित करता है? एक ग्रुप होता है, एक समुदाय होता है, एक कम्युनिटी होती है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर सकता है? लिमिटिंग रिसोर्सेज, संसाधनों को सीमित करके, प्रोवाइडिंग रोल मॉडल्स एंड फैसिलिटीज, रोल मॉडल और सुविधाएं प्रदान करके, रिड्यूसिंग कंपटीशन, प्रतियोगिता को कम करके, या फिर अवॉइडिंग टीम वर्क को कम करके? बताइए, एक समुदाय, एक ग्रुप है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा कैसे देगा या प्रभावित कैसे करेगा? बताओ क्या होगा सही जवाब? कैसे करेगा भाई? कोई आपको उस ग्रुप के अंदर कोई रोल मॉडल होगा, बहुत अच्छा दौड़ता होगा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, तो आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, मैं भी अच्छा खेलूँगा, आप भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, तो अच्छा रोल मॉडल बनकर, और साथ में अगर कोई वैसी मेहनत करना चाहता है तो उसे क्या प्रोवाइड करा के? सुविधा प्रोवाइड करा के। ठीक है, चलो अगला,
क्वेश्चन नंबर 28, ए स्कूल स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प्स। स्कूल की जो संरचित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कैसे मदद करता है? स्कूल का जो संरचित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कैसे मदद करता है? स्कूल को होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस इंटरेक्शन, संपर्क को कम करना। इनकरेज डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, अनुशासन और टीम वर्क को बढ़ावा देना। इग्नोर हॉलिस्टिक ग्रोथ, समग्र विकास की अनदेखी करना। फोकस सोनली कंपटीशन, केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जाते हो किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल सही, अनुशासन और टीम वर्क को बढ़ावा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस है विच साइकोलॉजिकल ट्रेट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण प्रेरणा को प्रभावित करता है? ओके, हाइट, ऊंचाई, इंटरेस्ट एंड लर्निंग कैपेसिटी, रुचियां और सीखने की क्षमता, मसल मास, मांसपेशियों की मात्रा, बोन डेंसिटी या हड्डियों का घनत्व या हड्डियों की घनत्व। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ। शारीरिक शिक्षा में रुचियां और सीखने की क्षमता जो होती हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, गुण हैं, जो प्रेरणा को क्या करती हैं? प्रभावित करने का काम करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 30वां सवाल क्या कह रहा है? एक्टिविटीज इन फिजिकल एजुकेशन शुड बी पर्सनलाइज्ड टू। शारीरिक शिक्षा में गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से क्या डिजाइन किया जाना चाहिए? रिड्यूस इंक्लूसिविटी, समावेशिता को कम करना। अकोमोडेट यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अनोखी ताकत और कमजोरियों को समायोजित करना। अवॉइड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन से बचना। फोकस ऑन वन स्किल, केवल एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए, शारीरिक शिक्षा में गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से क्यों डिज़ाइन किया जाना चाहिए? किसी व्यक्ति के लिए खास उसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ जो क्रियाएं हैं डिज़ाइन की गई, क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? बताइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों करना चाहिए? ताकि आपको पता चल सके कि उस व्यक्ति की ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। ठीक है, टू अकोमोडेट यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अनोखी ताकत और कमजोरियों को तभी तो आप उसको समायोजित कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा भैया? विच इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा की मुख्य विशेषता क्या है? ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स, पुरस्कारों से प्रेरित होता है वो। बेस्ड ऑन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होता है। इन्फ्लुएंस बाय पीयर प्रेशर, साथी के दबाव से प्रभावित होता है, जो आपके दोस्त होते हैं। फोकस्ड ओनली ऑन रिकॉग्निशन, केवल मान्यता पर केंद्रित होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा भैया? बिल्कुल, पुरस्कारों से प्रेरित होता है, नहीं। बेस्ड ऑन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होता है। वो अंदर से खुद से जब तक संतुष्ट ना, उसे मोटिवेशन नहीं मिलता। सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं उसको। 32, सेलिब्रेटिंग स्मॉल अचीवमेंट्स हेल्प्स इन, छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना किस में मदद करता है? ठीक है, एनहांसिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा बढ़ाने में। बिल्डिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा बनाने में। रिड्यूसिंग पार्टिसिपेशन, भागीदारी को कम करने में। क्रिएटिंग कंपटीशन, प्रतियोगिता को बनाने में। छोटी छोटी जो आपकी जीत है, उपलब्धियां हैं, वो जब आप उसका जश्न मनाते हो, खुशी मनाते हो, तो क्या हेल्प करता है भैया? क्या हेल्प करता है? बताइए, क्या हेल्प करता है? ये आपकी आंतरिक, अंदर से आपको खुशी प्रोवाइड करता है। वाह, आज तो मैं सेकंड आया, वाह, कल और मेहनत करूँगा, फर्स्ट आऊँगा। ठीक है, तो बिल्डिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन,
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, थ्योरी ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज प्रमोट, संरचनावादी सिद्धांत किसे बढ़ावा देते हैं भैया? एक्सपेरिमेंट एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को, अनुभवात्मक और सहयोगात्मक शिक्षा को, रोट मेमोराइजेशन को, रट कर याद करने को, इग्नोरिंग फीडबैक प्रतिक्रिया को अनदेखा करने को बढ़ावा देते हैं, रेपिटिशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे पुनरावृत्ति, बस दोहराए पढ़ें लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, मार छापा छापा छाप मचाए। बताओ क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? संरचनावादी सिद्धांत जो होते हैं अनुभवात्मक और सहयोगात्मक शिक्षा पर जोर देते हैं या उन पर बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34, बिहेवियरल थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग इंप्रूव्स थ्रू। व्यवहारिक सिद्धांत कहते हैं कि सीखने में सुधार कैसे होता है भैया? कैसे होता है? फीडबैक एंड प्रैक्टिस, प्रतिक्रिया और अभ्यास करने से, इग्नोरिंग एरर्स, त्रुटियों को अनदेखा करने से, अवॉइडिंग चैलेंजेस, चुनौतियों से बचने से, फोकसिंग ऑन कंपटीशन, प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करने से। बताओ आपके सीखने में सुधार कैसे होगा? जब आप क्या करोगे, आप जो सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए। अपनी जो आपने गलती की उसको अनदेखा कर दो तो सुधार हो जाएगा? नहीं। चुनौतियों से बच जाओगे? नहीं। अब बताओ इन दोनों में से क्या होगा? ए और सी में से फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जब आप प्रैक्टिस करोगे और उसकी प्रतिक्रिया देखोगे, प्रतिक्रिया और अभ्यास, यही आपका क्या करेगा? सीखने में सुधार करते हैं। जो व्यवहारिक सिद्धांत यही कहते हैं कि जब आप की प्रतिक्रिया और अभ्यास के द्वारा आपके सीखने में सुधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, लॉ ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से अगेन क्वेश्चन है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स पार्ट्स ऑफ विच लॉ ऑफ लर्निंग। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किस शिक्षा के नियम का हिस्सा है भैया? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण शिक्षा के किस नियम का हिस्सा है? ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस का, तत्परता का नियम का है, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव के नियम का है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास के नियम का है, लॉ ऑफ ट्रांसफर स्थानांतरण के नियम का। बताओ क्वेश्चन नंबर 35 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल सही है, दैट इज प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण लॉ ऑफ इफेक्ट के नियम का हिस्सा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36, विच एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वह कौन सा उदाहरण है जो सीखने के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है? अप्लाइंग स्विमिंग स्किल्स टू रोइंग, यानी तैराकी कौशल को नौकायान में लागू करना। फोकसिंग ऑन ओनली ऑन वन एक्टिविटी, केवल एक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना। अवॉइडिंग न्यू चैलेंजेस, नई चुनौतियों से बचने पर। इग्नोरिंग स्किल सेट्स, कौशल सेट का अनदेखा करना। बताओ फटाफट से वह कौन सा उदाहरण है जो स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, सीखने के स्थानांतरण को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अप्लाइंग स्विमिंग स्किल्स टू रोइंग। आपने स्विमिंग की स्किल सीखी, तैराकी की, लेकिन उसको यूज कहाँ पे कर लिया? नाव चलाने में। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रांसफर हो गई ना आपकी स्किल। आपने सीखा किसी और काम के लिए, लेकिन इसको यूज किसी और काम में कर लिया। मिसलेनियस क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर। लचीलापन प्रशिक्षण किसके लिए आवश्यक है भैया? रिड्यूसिंग एंडोरेंस, सहन शक्ति को कम करने के लिए, प्रिवेंटिंग इंजरीज, चोटों को रोकने के लिए, इंक्रीजिंग बॉडी फैट, शरीर की चर्बी को बढ़ाने के लिए, अवॉइडिंग कोऑर्डिनेशन, समन्वय से बचने के लिए। बताइए जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग, लचीलेपन की जो आपकी प्रशिक्षण होती, ट्रेनिंग होता है, वो क्यों ज़रूरी है भैया? 47 क्यों ज़रूरी है? 37 ताकि आपकी जो चोट है उसका, चोट लगने का खतरा क्या हो सके? कम से कम हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रिवेंटिंग इंजरीज, ठीक है, प्रिवेंटिंग इंजरीज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल पे चलते हैं।
38 विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कई बार पढ़ा चुका हूं। कौन सी गतिविधि हृदय फिटनेस में सुधार करती है? एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, एरोबिक व्यायाम। स्टैटिक स्ट्रेंथ स्थिर खिंचाव, आपने फ्लेक्सिबल करके रोक रखा है उस पर, वेट लिफ्टिंग भार उठाने से, या फिर योगा अभ्यास से। बताओ आपकी जो हार्ट की फिटनेस है उसमें सुधार कैसे होगा? इन चारों में से किसके द्वारा होगा? 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा होगा? बिल्कुल, जब आप क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी करेंगे, यानी एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे, तब ऑप्शन ए सही जाएगा। नाउ नेक्स्ट 39 विच फैक्टर इज एसेंशियल डिजाइनिंग पर्सनलाइज्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए कौन सा कारक फैक्टर जरूरी होता है? ओके, यूनिफॉर्मिटी एंड इनएबिलिटीज, क्षमताओं में समानता, रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और कमजोरियों की पहचान करके, इग्नोरिंग इंडिविजुअल ट्रेड्स, व्यक्तिगत लक्षणों की अनदेखी करके, या फिर अवॉइडिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया से बच करके। बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? 39 क्या होगा? क्षमताओं में, सॉरी, रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अच्छा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इससे पहले भी आ गया, तो कोई बात नहीं, एज लाइक रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है भैया? मोटिवेशन, हाउ डज गोल सेटिंग इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, लक्ष्य का निर्धारण प्रेरणा को कैसे प्रभावित करता है भैया? बाय प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा की भावना प्रदान करके, या दिशा को भावना प्रदान करके। बाय रिड्यूसिंग पार्टिसिपेशन, भागीदारी को कम करके। बाय फोकसिंग सोनली ऑन रिवॉर्ड्स, केवल पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करके। बाय अवॉइडिंग चैलेंजेस, चुनौतियों से बचकर। चलो बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण प्रेरणा को कैसे प्रभावित करता है भैया? क्वेश्चन नंबर 40, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन, बाय प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा की भावना प्रदान करके लक्ष्य का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है दार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंटल लर्निंग? ओके, अनुभवात्मक शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है, फायदा क्या है? आप अनुभवात्मक शिक्षा ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ कर एकदम सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसका मेन फायदा क्या होगा? इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का तत्काल अनुप्रयोग हो जाएगा। अवॉइडिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया से बचकर। एक एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, स्मरण पर जोर हो जाएगा। नेग्लेक्टिंग टीम वर्क की अनदेखी हो जाएगी। बताओ क्या होगा फटाफट से? 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, क्या होगा? ज्ञान का तत्काल अनुप्रयोग हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ को समझ करके सुनते हैं, सीखते हैं, तो क्या होता है? आपकी नॉलेज का तुरंत क्या हो जाता है भैया? इमीडिएट अनुप्रयोग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लॉ ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, विच लॉ स्टेट्स दैट प्रैक्टिस लीड्स टू स्किल इंप्रूवमेंट? कौन सा नियम कहता है कि अभ्यास से कौशल में सुधार होता है? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट होगा, इन्हांसमेंट होगा। ये कौन सा नियम कहता है भैया? लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, प्रभाव का नियम कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है, अभ्यास का नियम कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है, तत्परता का नियम कहता है, या फिर लॉ ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण का नियम कहता है? बताओ वह कौन सा नियम है जो अभ्यास से कौशलों में सुधार होता है, ऐसी बात करता है? 42 कौन कहता है? अभ्यास का नियम कहता है। कौन कहता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण। नकारात्मक स्थानांतरण यानी आपने सीखा कोई चीज़ और आपने एक स्किल सीखी, मान लो रनिंग के लिए, उसको किसी और में यूज़ कर दी, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय क्या हो गई? और ख़राब हो गई और गंदा खेल गए, तो नेगेटिव ट्रांसफर हुआ। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बताना। कन्फ्यूजन बिटवीन टेनिस एंड बैडमिंटन टेक्निक्स, टेनिस और बैडमिंटन तकनीकों के बीच में अगर भ्रम हो जाए तब। स्किल इन्हांसमेंट, स्विमिंग एंड डाइविंग, तैराकी और डाइविंग कौशल में वृद्धि। यूजिंग बैलेंस फ्रॉम जिम्नास्टिक इन स्कीइंग, स्कीइंग में चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के नकारात्मक स्थानांतरण का एक उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। कंफ्यूजन बिटवीन टेनिस एंड बैडमिंटन टेक्निक्स, टेनिस और बैडमिंटन तकनीकों के बीच भ्रम। स्किल इन्हांसमेंट इन स्विमिंग एंड डाइविंग, तैराकी और डाइविंग में कौशल की वृद्धि हो जाए। यूजिंग बैलेंस फ्रॉम जिम्नास्टिक एंड स्कीइंग, स्कीइंग में जिम्नास्टिक से संतुलन का उपयोग हो। अप्लाइंग रनिंग स्किल्स टू सॉकर, दौड़ने के कौशल को सॉकर में यानी कि फुटबॉल में लागू किया जाए। बताइए एक अच्छा एक एग्जाम्पल क्या होगा इसका। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल क्या होगा। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्या कह रहा है ऑप्शन ए, कंफ्यूजन बिटवीन टेनिस एंड बैडमिंटन टेक्निक्स, टेनिस और बैडमिंटन तकनीकों के बीच में भ्रम एक नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भैया आपसे, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल से क्वेश्चन है। क्या कह रहा भैया, वाई डू मेल्स टिपिकली एक्सेल इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ, पुरुष आम तौर पर, वाई डू मेल्स, मैंने फीमेल्स पढ़ दिया, पुरुष आम तौर पर ताकत की आवश्यकता वाली गतिविधियों में क्यों उत्कृष्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, ताकत वाली एक्टिविटी में क्यों अच्छे होते हैं। हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल पर, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी पर, लचीलापन अधिक होता है, हाई फैट परसेंटेज से, या फिर लोअर एंडोरेंस पे। चलिए बताइए, मेल का तो फीमेल का पिछले क्वेश्चन में आ गया था, मेल का भी पूछ लिया। आपसे बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल। उच्च टेस्टोस्टेरोन के स्तर की वजह से क्या होता है, पुरुष जो होते हैं वो ताकत वाली गतिविधियों में क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, बेस्ट होते हैं। ओके, क्यों गंगू, सही बात है ना, इसका नाम आज से गंगुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस विच सिस्टम प्लेस अ की रोल इन इम्प्रूविंग रिफ्लेक्सेस, कौन सा तंत्रिका तंत्र सुधारने में मुख्य भूमिका निभाता है। आपकी तंत्रिका की जो तंत्र होते हैं उसको सुधारने में आपके रिफ्लेक्सेस को इंप्रूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी होती है, नर्वस सिस्टम की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है, एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, या फिर स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी रिफ्लेक्सेस को इंप्रूव करने में क्या करता है भैया, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच लाइफस्टाइल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, नियमित शारीरिक गतिविधि से कौन सा जीवन शैली रोग को रोका जा सकता है। गलत लाइफस्टाइल की वजह से वो रोग हो जाता है, ऐसे रोग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप उस रोग को रोक सकते हो। वो कौन सा रोग है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, शुगर की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस, अस्थमा, या फिर माइग्रेन, हेडेक, सर में जो दर्द होता है। बताओ क्या होगा सही जवाब 46 का, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डायबिटीज़, ये मधुमेह वाली जो बीमारी होती है, शुगर की बीमारी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रोका जा सकता है अगर आप बेटर फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो। अगला, क्लासिफिकेशन बाय शेल्डन एंड क्रैशमर से अगेन क्वेश्चन है, मेसोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर, जो मेसोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्ति बॉडी टाइप्स होते हैं किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, किस प्रकार के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, अगर लंबी दूरी की दौड़ होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, स्ट्रेंथ एंड पावर स्पोर्ट्स के लिए, ताकत और शक्ति वाले खेल के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए, लचीलापन का अभ्यास वो अच्छे से कर सकते हैं मेसोमॉर्फिक, या फिर मिनिमल फिजिकल एक्टिविटीज़, न्यूनतम शारीरिक गतिविधियाँ कर सकते हैं, कम शारीरिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ताकत और शक्ति वाले खेल में जो मेसोमॉर्फिक होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, हाउ डज
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्टेड फिजिकल एक्टिविटीज़, जो आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति शारीरिक गतिविधि को कैसे प्रभावित करती है। आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आपके समाज में लोग कैसे हैं, या आपकी स्थिति क्या है, और आपके पास माल कितना है, धन, ठीक है, उसका बाय लिमिटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, बाय इंप्रूविंग जेनेटिक्स, अनुवांशिकी में सुधार करके, बाय इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाकर, या फिर बाय अल्टरिंग फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, शारीरिक लक्षणों को बदलकर। चलो बताओ 48 क्या होगा सही जवाब? संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 49, मोटिवेशन फीडबैक इन फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन, जो शारीरिक शिक्षा में प्रतिक्रिया जो होती है वो कैसे मदद करती है, प्रतिक्रिया फीडबैक। इग्नोरिंग मिस्टेक, गलतियों को अनदेखा करके। इनहांसिंग परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस, प्रदर्शन और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। रिड्यूसिंग मोटिवेशन, प्रेरणा को कम कर देती है। या फिर क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रेशर, अनावश्यक दबाव बना देती है। बताओ कैसे मदद करती है फीडबैक, या कैसे फीडबैक मदद करता है, कैसे मदद करता है? आपके प्रदर्शन और आपके कॉन्फिडेंस को क्या करके? बढ़ा करके, बाय एनहांसिंग परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस। ओके, आज का आखिरी सवाल है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा भैया? थ्योरी ऑफ लर्निंग, विच अप्रोच इज एम्फसाइज्ड इन कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग या संज्ञानात्मक सीखने में किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है? अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं को समझना और लागू करना। रेपिटेशन विदाउट रीजंस, बिना तर्क के पुनरावृत्ति करना। अवॉइडिंग कोलैबोरेशन, सहयोग से बचना। या फिर मेमोराइजेशन विदाउट, बिना अभ्यास के स्मरण। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आज के 50 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, रिवीजन के तौर पे लीजिए, फटाफट से बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इस पे अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं को समझना और लागू करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगा, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ होगा। सो अगर आज की क्लास आपको बेटर लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। और एक और आवश्यक सूचना, बीपीएससी की जो 10 डेज चैनल की क्लास चल रही थी उसमें 4 डेज हमने कंप्लीट कर लिए थे, बीच में गैप हो गया, कोई बात नहीं। बच्चे पूछ रहे थे कि कब स्टार्ट होगी, कल से वो क्लासेस भी आपकी आ जाएंगी, हो सकता है मैं शाम को ही वो क्लासेस ला दूँ। ठीक है, सो जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद अगेन।